हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल होगा इंडिया और ताइवान टाइज को लेकर के, और सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को लेकर के। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और ताइवान टाइज को लेकर के है। ताइवान देश की कंट्री की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ताइवान जो देश है वो 23 मिलियन पीपल का होम है, और ये चाइना के सर्दर्न कोस्ट के ऊपर एक आइलैंड कंट्री के ऊपर एग्जिस्ट करता है। 1949 से ताइवान जो है वो चाइना मेनलैंड जो चाइना है उससे एक इंडिपेंडेंटली गवर्न कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंटली कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी इसके साथ में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन नहीं करते, इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो ताइवान है इसके पड़ोसी देश हैं चाइना, और इसके वेस्ट में चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में इसके जापान है, और साउथ में पड़ता है इसके फिलीपींस। अगर हम यूएन से देखें, यूएन के कॉन्टेक्स्ट में ताइवान को देखें तो यूएन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बाहर, मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बाहर, मतलब जो देश मेंबर देश नहीं है उनमें से सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट में है ताइवान कंट्री, और यूएन के बाहर लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब ये सीधी सी बात ये है कि यूएन का मेंबर नहीं है। इसके साथ में बहुत सारे देश भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो, चाइना बोलता है कि रियल चाइना वो है, और ताइवान बोलता है कि रियल चाइना जो है वो ताइवान देश है, वो तो फेक है, मतलब उसकी एक कॉपी है मेनलैंड चाइना। तो लेकिन चाइना की जो पावर है, या किसी भी तरीके से मान लो, लोग चाइना का ही पार्ट मानते हैं आज तक ताइवान को, और इंडिया भी इसको चाइना के ताइवान के साथ में कोई पर्सनल कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन नहीं करता है। लेकिन इंडिया और ताइवान के जो रिलेशनशिप है, अगर उनकी बात करें, कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इंडिया और ताइवान के बीच में। लेकिन 1995 में हमारे जो ताइवान ने ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर को न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया था, और इंडिया ने भी ताइपे में अपना इंडियन ताइपे एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया था। 1995 से 2014 तक ताइवान और इंडिया के जो ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। पहले सिर्फ $934 मिलियन का ट्रेड होता था 1995 के समय, लेकिन वर्तमान समय में $5.91 बिलियन का ट्रेड होता है। कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। एक तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ कोऑपरेशन के आधार पर स्थित है, मतलब सिर्फ कोऑपरेशन है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। दोनों ही देशों ने अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कि दोनों के देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन को एक्सपेंशन मिल सके, इसके लिए काम किया गया है। इसके अलावा इंडिया और ताइवान ने कई बाइलेटरल एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन, इन्वेस्टमेंट, कस्टम कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, और इसके अलावा और भी एरियाज हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अब समय आ गया है कि इंडिया और ताइवान को अपने रिलेशन को रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। न्यूज़ में क्यों है? इंडिया और ताइवान में हमने डिस्कस किया कि 1995 में इनके रिलेशन पहली बार स्टेब्लिश हुए थे, तो उसको 25 साल कंप्लीट हो गए उस पार्टनरशिप को, और उसी पार्टनरशिप को लेकर के ये सेलिब्रेशन चल रहा है। हालांकि इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इस पार्टनरशिप को लेकर के, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किल से LAC के ऊपर दोनों देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट होने वाला है। पहले पैंगोंग लिंक पे डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर हुआ, उसके बाद में कई और साइट्स हैं जिनमें भी डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर होगा। तो इंडिया नहीं चाहता कि दोबारा से हमारे बॉर्डर वाले एरिया में इशू क्रिएट हो। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि समय के साथ में इंडिया और ताइपे जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि इन बाइलेटरल एग्रीमेंट्स को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए और दोनों के बीच में जो रिलेशन है उनको बढ़ाया जाए।
अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस किस एरिया में हम हमारे जो रिलेशन है उनको और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर में हम सीधी सी बात कर सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इंडिया और ताइवान बल्कि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से परेशान हुआ है, लेकिन इंडिया कोविड-19 के समय में एक फोर फ्रंट फाइटर के रूप में आगे आया है। ताइवान ने भी इस पेंडेमिक को काफी अच्छे से हैंडल किया है और बहुत सारे देशों ने ताइवान की हेल्प की है इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो इंडिया और ताइवान अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उस एरिया में कोलिब्रेट कर सकते हैं और इस तरीके से जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें काफी वास्ट एरिया है जहां एक्सपेंशन हो सकता है कोऑपरेशन के रूप में हेल्थ केयर सेक्टर के रूप में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल विल। जो पॉलिटिकल एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और ताइवान उन दोनों में भी पॉलिटिकल एरिया में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दोनों डेवलप कर सकते हैं और दोनों अपने रिलेशन को और ज्यादा डीपन करने के लिए फ्रीडम, फेथ इन फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ इनके ऊपर अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। और जब अगर उनकी जो रिलेशनशिप है वो मीनिंगफुल होगी तो दोनों ही साइड अपने यहाँ पर ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड पर्सन और ए टास्क फोर्स टू चार्ट आउट ए रोड मैप इन गिवन दिस फ्रेम, मतलब पहले फ्रेम बनाएं और उस फ्रेम के लिए पहले फिर एक टास्क फोर्स या फिर एम्पावर्ड पर्सन्स का एक ग्रुप क्रिएट करें जो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये जो पॉलिटिकल फ्रेम है इसके अकॉर्डिंग काम करें। तो दो पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं, पॉलिटिकल विल के ऊपर अपने क्या बना सकते हैं, अपने जो रिलेशनशिप है उनको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। इंडिया में जो क्लीन एयर है वो काफी बड़ी परेशानी है और सर्दियों के दिन आते जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर वाला रीजन, वहां पर तो स्टेबल बनने की वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो काफी सीवियर कंडीशन में चला जाता है। तो इंडिया ताइवान की बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है जो हमारे यहाँ पर एयर पोल्यूशन है उससे निपटने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मेथड है जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट को वैल्यू एडेड एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल रिन्यूएबल एनर्जी और बायोकेमिकल्स में चेंज करने की जो मेथड है उनको यूज किया जा सकता है। दोनों ही देश एयर पोल्यूशन को डील करने में हेल्प कर सकते हैं जिससे फार्मर की जो इनकम है वो भी बढ़ सकती है। न्यू दिल्ली और ताइपे ये दोनों ही जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव को भी ले सकते हैं किसके एरिया में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो एरिया है उसमें इंडिया और ताइपे दोनों मिलकर के जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। इंडिया और ताइवान दोनों ही अपने पीपल टू पीपल कनेक्ट को डीपन करने की उनको आवश्यकता है क्योंकि कल्चर एक्सचेंज जब होता है, जब दोनों देश के लोग एक दूसरे देश के लोगों को जानेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होगी। नहीं तो देखो जब दूसरे देश के बारे में जो आपकी सोच होती है, जब तक आप वहां विजिट नहीं करते, लोगों से नहीं मिलते, तब तक वहां के कल्चर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में जो आपकी थिंकिंग है वो एक प्रिजुडिस तरीके से रहेगी। आप खुद जाकर के उस चीज को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो कल्चर जो है उसको जब तक दोनों देश हेल्प अप्रिशिएट नहीं करेंगे एक दूसरे के कल्चर को, तब तक कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और इसके लिए दोनों देशों को एक दूसरे के कल्चर को समझना होगा, एक दूसरे के लोगों को आपस में समझना होगा, तभी कल्चर वाले एरिया में एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म जो है वो इस एक्सचेंज में की रोल की टूल है। सीधी सी बात है, ताइवान के जो टूरिस्ट हैं इंडिया में वो बहुत ही कम संख्या में है, लेकिन जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूर हैं उसमें बेटर कनेक्टिविटी और विजिबिलिटी हो सकती है और इसके अलावा इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको भी क्या किया जा सकता है, शोकेस किया जाता है। इससे क्या होगा, ताइवानीज जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ेंगे और ताइवान टूरिज्म ब्यूरो ने मुंबई मेट्रो के साथ एक पार्टनरशिप की है कि ताइवान अपना जो देश का जो कल्चर है उसको कोशिश किया जाएगा कि उसको क्या किया जाए, उसको जो मुंबई मेट्रो है उसके ऊपर दिखाया जाए और उसके ऊपर जब दिखाया जाएगा तभी लोगों में अवेयरनेस आएगी ताइवान को लेकर के और तभी ताइवान में जो इंडियन टूरिज्म है, इंडियन टूरिस्ट हैं, उनका इनफ्लो इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट एरिया है इकोनॉमिक टाइज, मतलब ट्रेड वाला टाइम। देखो यहां देखिए, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइज की। अगर हम बात करें मतलब ट्रेड वाला एरिया, देखो ट्रेड रिलेशन है वो समय के साथ बढ़े हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया 1995 से 2014-15 तक जो ट्रेड रिलेशन है वो मिलियन से बिलियन में चले गए हैं, ठीक है। अब देखो 2018 में भी इंडिया ने काफी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साइन किए हैं। जो सेमीकंडक्टर वाला एरिया है उसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ताइवान की काफी अच्छी वर्ल्ड लीडर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीमेंट्स में, और इंडिया के पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों को अगर यूज किया जाए तो दोनों ही देश मिलकर के एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और समय के साथ में इंडिया की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी रैंकिंग काफी अच्छी इंक्रीज हुई है। इससे जो दूसरी देशों को और उनकी कंपनीज को जो प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर के जो प्रॉब्लम होती है, उन सबको मिटिगेट किया जा सकता है। 2018 में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। 200 से ज्यादा ताइवान की जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, मशीन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटो पार्ट्स इंडिया में ऑपरेट कर रही है। अब देखो ये तो सीधी सी बात हो गई। अब अगर कंसर्न की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, काफी पोटेंशियल है हर एरिया में। इंडिया और ताइवान के पास में पोटेंशियल है कि वो अपने जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी कुछ समय पहले हुआ था कि आईफोन बनाने वाली एक कंपनी थी, वेस्टर्न कंपनी, ताइवान की कंपनी थी, और उस कंपनी में वायलेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से 440 करोड़ का नुकसान होता है। तो इस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि वैसे तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने लेबर रिफॉर्म्स अभी 4 लेबर कोड लेकर के आए हैं, तो इस ऐसे आने वाले समय में इस तरीके के इंसिडेंट नहीं होंगे। लेकिन सीधी सी अगर हम बात करें तो दोबारा से कोई कंपनी जब हमारे यहाँ आती है तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेटर कोऑर्डिनेट करने का कार्य करें कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको हेल्प कर सके और नेविगेट द रेगुलेटरी एंड कल्चर लैंडस्केप फॉर बेटर टाइज। मतलब अच्छे रिलेशन अगर आपको मेंटेन करने हैं तो आपके कल्चर एरिया पर, रेगुलेटरी एरिया पर, इन सब के ऊपर, मतलब जो आपके पर्सनल रिलेशन है वो अच्छे होंगे, आपके देशों के रिलेशन अच्छे होंगे, आपके हर एरिया में जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, तो आपके जो रिलेशंस हैं हर एरिया में वो भी बेटर डिक्लेयर होंगे। तो यह हमने इंडिया और ताइवान रिलेशनशिप को डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को लेकर के। देखो सीधी सी बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को लेकर के इंडिया ने कुछ नए रूल्स निकाले हैं। इंडिया ने बोला है कि हमारे नेबर कंट्रीज, जैसे हमारे नेबर कंट्रीज बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किसी पावर प्लांट से, और इंडिया उसको बेचेगा या खरीदेगा, या हमारे इंडिया से कोई कंपनी में, कोई प्लांट में पावर जनरेट होती है उसको खरीदा गया या बेचेगा। ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा अब आने वाले समय में कि मान लो हमारे पड़ोसी देश में जो पावर प्लांट है उसमें कोई कंपनी ऐसी लगी हुई है और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऐसे पड़ोसी देश से जिसके साथ में इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उस कंपनी के साथ में, उस पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं खरीदेंगे। ये हमारा इशू है। ये सीधी सी बात की गई है, ये नए प्रोविजन लाए गए हैं। अगर हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री की बात करें तो 2014 में सबसे पहले इंडिया ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब सार्क के लिए एक फ्रेमवर्क किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है उसको लिबरल करने के लिए हिस्टोरिकल मूवमेंट किया था 2014 में इंडिया ने। लेकिन जैसे ही इंडिया को लगा कि जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में क्रिएट करने लगा है, तो इंडिया दोबारा से फ्री मार्केट जो इम्पल्सेज है उसके ऊपर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया और इस एरिया में इंडिया अपने पीछे करने लगा, मतलब इन चीजों में। अब धीरे धीरे इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शन है उनको बढ़ा दिया। इंडिया ने कोशिश की कि जो भी खरीद फरोख्त होगी वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर होगी, लेकिन जो हमारे
पड़ोसी देश हैं, उन्होंने इस बात को बोला कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर के आओ। प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप नहीं लेकर के आओगे ना, तब तक प्रॉफिट नहीं होने वाला। तब जब ये प्राइवेट सेक्टर की बात आई, तब इंडिया ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर आएगा, लेकिन आपके यहाँ पर किसी कंपनी में अगर ऐसे किसी देश का इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उस कंपनी से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे। ये वाली प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ये गेम खेल रहा है, क्योंकि जो साउथ एरिया है, साउथ एशिया है, उसमें चाइना का आने वाले समय के साथ में और भी ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो, इंडिया इस तरीके से जब डिक्टेटरशिप क्रिएट करता है, तो इससे पहले भी जो हमारे पड़ोसी देश है वो इंडिया के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि इंडिया एक बिग ब्रदर के रूप में रोल प्ले करता है और डिक्टेटरशिप के तहत अपने जो पड़ोसी देश है उनको गवर्न करने की कोशिश करता है, ना कि जो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। हर देश की अपनी प्रॉब्लम है। बांग्लादेश पहले ही कई बार बोल चुका है कि हमें तो मनी की प्रॉब्लम है, इंडिया अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हम तो किसी और देश से इन्वेस्ट करवाएंगे, और चाइना हम में इन्वेस्ट करता है, तो हम कैसे मना कर सकते हैं चाइना को हर चीज के लिए। अब देखो, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इंडिया जो है ये कोशिश कर रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इस चीज में इंडिया क्या करेगा, इंस्टीट्यूशनल विजन लेकर के चल रहा है पूरे वर्ल्ड का इंडिया। और इसमें पहले वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा इंडिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा, फिर अफ्रीका, और उसके बाद में और भी ज्यादा एरिया में इंडिया बढ़ेगा। तो साउथ एशिया वाला जो रीजन है, इसमें जो लेसन इंडिया को सीखने को मिला कि जब आप ऐसी कुछ चीज लेकर के आओगे कि आप ट्रेड करोगे, तो उसमें आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप नहीं खरीदोगे, आपका इन्वेस्ट होगा तो नहीं खरीदूंगा, उसका इन्वेस्ट होगा तो मैं बेचने नहीं दूंगा। तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना। आप ओपन एरिया कहाँ कर रहे हो? एक तरफ तो आप क्वाड मीटिंग कर रहे हो कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड फेयर और ओपन होना चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद ही डिटेन करने की कोशिश कर रहे हो आपके पड़ोसी देशों को। तो इसमें इंडिया के लिए एक मेजर बात यह है कि इंडिया इस तरीके का जब विजन रखता है, तो इंडिया को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, पहले तो इस एरिया के लिए, जो इंडिया और उसके पड़ोसी देशों में जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले उसके लिए चार्टर बनाया जाए, और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। सेम इसी तरीके से जो प्रॉब्लम है, ये जो इंडिया कोशिश कर रहा है OSOWOG, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसमें जो इंडिया कोशिश कर रहा है ना, ऐसा थोड़ा ना होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इंडिया को पहले से ही प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसके लिए मल्टी कंट्री पावर पूल्स, ये सब कुछ कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जाए जो इन एरिया में कोई भी प्रॉब्लम जो हो उसको सॉल्व करे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।